हे शियांग वांग फैमिली, वेलकम बैक। स्लो पॉइजन ऑफ लव का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वेंचाओ से लड़ते लड़ते विंग और वांग जी दोनों भी बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। विंग ने वांग जी को उसके टेंट में सुलाकर वो खुद जियांग चैंग के टेंट में रेस्ट करने आया था, पर वो वहीं पर अनकॉन्शियस भी हो चुका था। जियांग चैंग ने विंग को देखने के लिए हीलर्स के एक ग्रुप को बुला लिया था और दूसरा ग्रुप वांग जी के पास था, क्योंकि वांग जी भी बुरी तरीके से इंजर्ड था। जो हीलर का ग्रुप वांग जी को चेक कर रहा था, कुछ ही देर बाद वो हीलर्स पूरी तरीके से शॉक थे, क्योंकि वांग जी के वोन्स अपने आप ही ठीक हो रहे थे। किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, कल्टीवेटर्स के वोन्स उनकी गोल्डन कोर स्ट्रांग होने के बाद अपने आप ही बहुत से हील हो जाते हैं, पर वांग जी के जो भी घाव थे वो बहुत क्विक रिकवर हो रहे थे, जिसे देखकर सारे हीलर्स पूरी तरीके से शॉक थे। वांग जी के पास लैन सिचैन, लैन कुरैन, लैन ई, लैन चिंगेजुन और लैन हुसैन थे, और वो भी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा शॉक थे। ऑब्वियसली लैन फैमिली हीलर्स के रिएक्शन को भी देख सकती थी, ऊपर से उन्हें भी इन सब चीज़ों का नॉलेज था, क्योंकि गुसू लैन सेट मेडिकल और मेडिसिन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। इसीलिए वो भी समझ चुके थे कि वांग जी अपने आप बहुत जल्द ही रिकवर हो रहा था। पर कैसे, ऐसी कौन सी एनर्जी थी जो वांग जी को इतना क्विक रिकवर कर रही थी, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ विंग, उसकी हालत तो बहुत बदतर हो रही थी। उसके सारे घाव से बहुत बुरी तरीके से ब्लड लॉस हो रहा था। ऊपर से विंग की गोल्डन कोर भी पता नहीं क्यों पर उसे रिकवर करने में हेल्प नहीं कर पा रही थी। पर फिर भी हीलर्स ने जैसे तैसे करके विंग के ब्लड लॉस को तो अभी फिलहाल के लिए रोक दिया था। विंग के सारे घाव अभी फिलहाल के लिए ट्रीट हो चुके थे, पर हीलर्स ने विंग की कंडीशन के बारे में कुछ भी कहने से सीधा मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें खुद को ही समझ में नहीं आ रहा था। पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड ये जानता था कि वी वुशियान कितना स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, उसकी गोल्डन कोर कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे जख्म विंग की गोल्डन कोर ने तो अब तक हील कर लेने चाहिए थे, पर विंग की गोल्डन कोर विंग के जख्म भरने में कोई भी हेल्प नहीं कर पा रही थी। इसका रीज़न किसी को भी नहीं पता था। इसीलिए सारे हीलर्स ने ये डिसाइड किया था कि विंग के होश में आने के बाद वो सब विंग से बात करेंगे और बाद में विंग को ट्रीटमेंट देंगे। उन्होंने फिलहाल के लिए सिर्फ विंग के सारे जख्मों को ट्रीट करके अच्छी तरीके से उन्हें बैंडेज कर दिया था और विंग को कुछ हर्बल मेडिसिन देके डीप स्लीप में डाल दिया था। एक्चुअली विंग तो ऑलरेडी ही अनकॉन्शियस था, तो इन सब चीज़ों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। हीलर्स ने रात तक का वक्त दिया था, ऑलरेडी शाम हो चुकी थी। हीलर्स ने यह बता दिया था कि विंग को सीधा सुबह ही होश आएगा, इसीलिए सब अब अपने अपने टेंट्स में जा चुके थे और विंग के टेंट में सिर्फ जियांग चैंग ही रुका था, जो विंग का ख्याल रखने के लिए वहाँ मौजूद था। वो रात भी जैसे तैसे करके निकल ही गई, पर फिर भी अभी सुबह हो चुकी थी, विंग को होश आया ही नहीं था। दूसरी तरफ वांग जी पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। इनफैक्ट उसे होश भी आ चुका था और वो खुद को बहुत स्ट्रांग फील भी कर रहा था। वांग जी को पता नहीं क्यों, पर उसे अंदर से ही बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी। उसे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने कल इतना बड़ा बैटल किया और वो इतना ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है। वही दूसरी तरफ विंग ने अभी तक कुछ भी मूवमेंट नहीं की थी, उसकी बॉडी मूवमेंट ही नहीं हुई थी, जिससे सारे हीलर्स भी थोड़ा परेशान थे, या यूँ कहा जाए डरे हुए थे, क्योंकि पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड उन हीलर्स पर ही डिपेंड था। वो हीलर्स सबसे बेस्ट हीलर थे, गुसू के और बाकी सेक्ट के सारे अच्छे से अच्छे हीलर्स वहाँ मौजूद थे। ऑब्वियसली वहाँ बैटल था और सारे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर वहाँ थे, तो हर किसी ने अपने अपने हीलर्स को भी बुला लिया था। तो वहाँ सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे अच्छे हीलर्स का एक ग्रुप बन चुका था, और वो ग्रुप भी विंग को पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पा रहा था। इनफैक्ट वो ग्रुप तो अभी तक विंग को होश में लाने में भी सक्सेसफुल नहीं था, जिससे पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड उन पर लगातार दबाव बना रहा था कि वो विंग को ठीक कर दे। पर वो बेचारे कर भी क्या सकते थे, उनके खुद के ही हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि विंग की गोल्डन कोर उसे ठीक क्यों नहीं कर रही, क्यों विंग को वो रिकवर नहीं कर रही। इनफैक्ट उन्हें लगा था कि रात भर अगर विंग अच्छे से रेस्ट करेगा तो उसे होश आ जाएगा, पर विंग को होश भी नहीं आ रहा था। अब सारे लोग ही बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे।
क्योंकि सुबह से दोपहर का वक्त आ चुका था, पर विंग को अभी तक होश नहीं आया था। ऊपर से वांग जी विंग से मिलने गया था, पर जियांग चैंग की जिद के आगे सारे लोग ही झुक चुके थे। जियांग चैंग ने वांग जी को विंग से मिलने के लिए सीधा मना कर दिया था। जियांग चैंग वांग जी का साया तक विंग पर नहीं पड़ने देना चाहता था, क्योंकि जियांग चैंग लगातार वांग जी को कल के बैटल के लिए भी जिम्मेदार ठहरा रहा था। वो लगातार वांग जी पर ही ब्लेम किए जा रहा था। इसीलिए जियांग चैंग ने अपने टेंट के आसपास सारे जियांग क्लैन के कल्टीवेटर्स को तैनात कर दिया था। ऑब्वियसली उन सब ने अपने अपने कल्टीवेटर्स को बुला लिया था, रॉ कल्टीवेटर्स को, और इसका रीज़न ये था कि विंग की अभी ये हालत नहीं थी कि उसे किसी भी सेट में ले जाया जाए। इसीलिए जियांग चैंग ने कुछ रॉ कल्टीवेटर्स को बुला लिया था, और बाकी सारे सेक्ट्स ने भी, क्योंकि यह बैटल हुआ है तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो यहाँ भी सेटल करनी थी। इसीलिए जियांग क्लैन से जो भी डिसिपल्स आए थे उन सबको जियांग चैंग ने खुद के टेंट के आसपास ही रख दिया था, और सबको ये बहुत स्ट्रिक्टली ऑर्डर थे कि लैन वांगजी या लैन क्लैन का कोई भी डिसिपल, इनफैक्ट लैन क्लैन का कोई भी हीलर तक विंग से मिलने नहीं जा सकता। और जियांग चैंग के ऑर्डर के आगे हर कोई मजबूर हो चुका था। विंग के लिए जियांग चैंग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो चुका था। इस बार वो अपने भाई को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता था। वही वांग जी, वो विंग से मिलने के लिए बार बार कोशिश कर रहा था। उसने जियांग चैंग को बहुत मनाने की कोशिश की, पर जियांग चैंग था जो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। और अगर मेंग्याओ की बात की जाए तो सुबह से मेंग्याओ विंग के साथ था। जियांग चैंग ने मेंग्याओ से कहा था विंग का ख्याल रखने के लिए, और मेंग्याओ इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। ऑब्वियसली वो तो उसके विंग के साथ ही रहना चाहता था। मेंग्याओ विंग को अपना मानने लगा था। और वही दूसरी तरफ ये बात जब वांग जी को पता चली, उसके गुस्से का पारा तो एक अलग ही लेवल था, क्योंकि एक तो जियांग चैंग उसे विंग के पास जाने नहीं दे रहा, ऊपर से विंग के पास मेंग्याओ है। मतलब अगर विंग होश में आया तो वो सबसे पहले मेंग्याओ की सूरत देखेगा। ये तो गलत है। विंग उसका अल्फा है और विंग को सबसे पहले उसी की शक्ल देखनी चाहिए। इनफैक्ट विंग की केयर करने का हक भी सिर्फ वांग जी को है। यही सोचकर वांग जी गुस्सा हो रहा था जियांग चैंग पर भी और मेंग्याओ पर भी, पर उसका गुस्सा वह देखने वाला और सुनने वाला सिवाय लैन क्लैन का कोई और नहीं था। लैन क्लैन ही वांग जी के गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। सिचैन, कुरैन, हुसैन, चिंगेजुन और लैनी, यही सब वांग जी के गुस्से को संभाल रहे थे। बाकी सबको वांग जी से कोई लेना देना था ही नहीं। सबका ध्यान इस वक्त विंग पर था। वही सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने में आई थी, पर विंग की बॉडी में अभी भी कोई भी हलचल नहीं थी। सारे ही कल्टीवेटर्स बहुत ज़्यादा परेशान थे और हीलर्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, पर हीलर्स के पास भी विंग की इस हालत का कोई भी जवाब नहीं था। अब लगभग रात होने में आई थी। मेंग्याओ, जियांग चैंग, वेनचिंग अभी भी विंग के पास थी, और यानली भी। और दूसरी तरफ वांग जी की हालत पूरी खराब हो चुकी थी, क्योंकि जब से वो होश में आया था लगातार विंग की ही रट लगाए रखा था। उसने खाना भी स्किप कर दिया था, और उसके भाई ने उसको खाना खिलाने की कोशिश की तब वांग जी उन्हीं पर भड़क चुका था, क्योंकि वांग जी को सिर्फ विंग को देखना था। उसे उसका विंग चाहिए था। विंग की वांग जी ने जिद पकड़ के रखी थी कि जब तक वो विंग से नहीं मिलेगा तब तक ना वो कुछ खाएगा ना ही कुछ पिएगा। इनफैक्ट वो सोएगा भी नहीं, उसे सिर्फ उसका विंग चाहिए। सिचैन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि वांग जी ज़्यादातर जिद करता नहीं, पर जब वो अपनी जिद पर उतर आता है तब वो किसी की भी नहीं मानता जब तक उसकी जिद पूरी ना हो जाए। ये वांग जी का बचपन से ही नेचर था, और इसी नेचर से सिचैन बहुत ज़्यादा डरते थे, क्योंकि वांग जी की जिद बहुत ज़्यादा परेशानी करती थी उनके लिए। और इस बार तो सिचैन वांग जी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि विंग से लैन क्लैन की पुरानी दुश्मनी थी। लैन क्लैन ने विंग को बहुत ज़्यादा हार्म कर दिया था, तो अब वो विंग के आसपास भी नहीं भटक सकते थे, क्योंकि विंग को इस बार प्रोटेक्ट जियांग चैंग कर रहा था, जिसका टेम्पर ऑलरेडी बहुत शॉर्ट था। ऊपर से जियांग चैंग भी बहुत ज़्यादा जिद्दी था। अब सिचैन सिर्फ विंग की होश में आने का ही इंतज़ार कर सकते थे, क्योंकि एक विंग ही था जो जियांग चैंग को मना सकता था, और अगर विंग चाहेगा तभी जियांग चैंग वांग जी को विंग के करीब आने देगा। दूसरी तरफ विंग की अब थोड़ी थोड़ी बॉडी मूवमेंट होने लगी थी। जैसे ही ये बात मेंग्याओ ने नोटिस की,
जो विंग के साइड में ही बैठा था, उसने तुरंत जियांग चैंग को बताया और जियांग चैंग तुरंत बाहर की तरफ भागा ताकि वो हीलर्स को बुला सके। थोड़ी ही देर बाद हीलर्स और बाकी सारे कल्टीवेटर्स भी जियांग चैंग के पीछे पीछे भागते हुए उसके टेंट में आ गए। विंग ने अब अपनी बॉडी मूवमेंट्स को बढ़ा दिया था। इनफैक्ट अब विंग अपनी आंखें तक खोलने लगा था, पर फिर भी उसे उस रोशनी में एडजस्ट होने में वक्त लग रहा था। और फाइनली विंग ने अपनी आईज को ओपन कर दिया और वो सब की तरफ ही देखने लगा था। सब विंग को होश में आता देखकर बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे। लैन क्लैन भी अब वहां मौजूद था, क्योंकि सारे ही कल्टीवेटर्स ने साथ में ही विंग के टेंट में एंटर किया था, इसीलिए किसी ने भी किसी भी सेक्ट को नहीं रोका था। और सारे सेक्ट लीडर, बहुत सारे रॉ कल्टीवेटर्स, हीलर्स उस टेंट में मौजूद हो चुके थे। विंग ने जैसे ही आंखें खोली, उसने अपने आसपास देखा। उसने देखा कि एक साइड मेंग्याओ विंग के पास ही बैठा हुआ है और दूसरी तरफ जियांग चैंग है जो बेड के पास खड़ा है। जियांग चैंग और मेंग्याओ ने विंग को उठकर थोड़ा बैठने में हेल्प की और हीलर्स विंग को चेक करने लगे। जैसे ही विंग ने देखा कि हीलर्स उसे चेक कर रहे हैं, उसने तुरंत अपने हाथ को हीलर के हाथ से छुड़ा लिया और उसने उन हीलर्स की तरफ थोड़ा गुस्से से देखा, जिससे वो हीलर्स ऑब्वियसली डर गए, क्योंकि विंग का ऑरा बहुत स्ट्रांग था। भले ही वो इंजर्ड था, पर वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था, इसीलिए हीलर्स थोड़ा डर गए थे और वो पीछे हट रहे थे। पर जियांग चैंग ने तुरंत ही विंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, उन्हें उनका काम करने दो। इतना बोलकर जियांग चैंग ने हीलर को इशारा किया और एक हीलर फिर से विंग की तरफ बढ़ने लगा, पर विंग तुरंत उस हीलर से थोड़ा पीछे हट गया और उसने टेंट में सब की तरफ एक नज़र डाली। बीच में पीछे की तरफ वांगजी खड़ा था, मतलब टेंट के बीचों बीच थोड़ा पीछे की तरफ वांगजी और पूरा लैंडसेट भी खड़ा था। जैसे ही विंग की नज़र वांगजी पर गई, उसने एक रिलीफ की ब्रीथ ली, क्योंकि वांगजी बिल्कुल सही सलामत लग रहा था। विंग के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, जिसे कोई भी देख नहीं पा रहा था, क्योंकि विंग का फेस अभी भी कोल्ड था। वो स्माइल इतनी छोटी थी कि किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया था। विंग ने फिर से सबकी तरफ देखा और उसकी नज़र अचानक एक जगह आकर ठहर गई। टेंट का एक तरफ का हिस्सा ओपन था, मतलब जो एंट्री पॉइंट था वो ओपन था और वहां से बाहर का नज़ारा क्लियरली देखा जा सकता था। और विंग अभी बाहर की तरफ ही देख रहा था। विंग ने जैसे ही बाहर देखा, वो तुरंत अपनी जगह से उठ गया। इनफैक्ट उठने के लिए स्ट्रगल करने लगा। जियांग चैंग ने जब ये देखा, उसने विंग की शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, अभी तुम इंजर्ड हो, हिलने की जरूरत नहीं है। पर विंग ने जियांग चैंग की बातों को टोटली इग्नोर करते हुए उसके हाथ को हटा दिया और वो फिर से उठने की कोशिश करने लगा। उसे सब लोग मना कर रहे थे, पर फिर भी विंग ने उनकी बातें नहीं मानी और वो बहुत स्ट्रगल के बाद फाइनली खड़ा होने में सक्सेसफुल हो भी गया। विंग के बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था चलने में, पर विंग को अभी बाहर जाना ही होगा। यही सोचते हुए विंग उस टेंट से बाहर की तरफ जाने की कोशिश करने लगा। सारे कल्टीवेटर्स उसे रोक रहे थे। इनफैक्ट जियांग चैंग, वेन क्वीन, जियांग फैंगमियान, यान ली, मैडम यू, ये सब विंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर विंग था जो किसी की बात मान ही नहीं रहा था। इनफैक्ट वो किसी से कुछ भी कह भी नहीं रहा था। विंग सीधा उस टेंट से बाहर की तरफ निकल गया। सब लोग उसका पीछा कर रहे थे। विंग उन सारी आवाज़ों को जो उसे पीछे से पुकार रही थी रुकने के लिए, उन सबको इग्नोर करते हुए एक खुले मैदान की तरफ जाने लगा। विंग उस ओपन ग्राउंड में पहुंचा और उसके बाद विंग अपने नीज के बल नीचे बैठ गया, जिसे देखकर सारे ही लोग बिल्कुल कंफ्यूज थे और शॉक भी थे। विंग एक तो इतनी पेन में भी बाहर आया, ऊपर से वो वहां नीज के बल बैठा क्यों, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। पर यह समझने में किसी को भी ज़्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद फिर से आसमान में एक बहुत ब्राइट वाइट लाइट अपीयर हो गई और उस वाइट लाइट की वजह से सब ने ही अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था। ये वैसे ही वाइट लाइट थी जैसी विंग के एंट्री के वक्त आई थी। जब विंग ने बैटलफील्ड में एंटर किया था तो ऐसे ही ब्राइट लाइट ने पूरे आसमान को ढक दिया था और फिर से यही हो रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो ब्राइट वाइट लाइट डिसअपियर हो गई और विंग के सामने 2 पर्सन आ चुके थे। वो दोनों भी टोटली ग्रीन
रोप्स में थे और वो दोनों बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। उसमें से एक फीमेल ओमेगा थी और दूसरा मेल अल्फा था। विंग ने उन्हें वैसे ही अपने नीज के बल बैठते हुए ही बो किया और वो उन दोनों के सामने अपने स्ट्रेट पोस्चर में बैठ गया। उन दोनों की भी आंखों में विंग के लिए बहुत सारा कंसर्न था और पीछे खड़े कल्टीवेटर्स वो बस ये नज़ारा शॉकिंगली देख रहे थे क्योंकि किसी को भी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उन दोनों ने भी विंग से अपनी नज़रें हटाई और पीछे की तरफ सारे कल्टीवेटर्स पर डाली और उन सब को देखते हुए फिर से उन्होंने अपनी नज़रों को विंग पर किया। उसमें से जो फीमेल ओमेगा थी उसने अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहा, तुमने आज बहुत सारे रूल्स को ब्रेक किया है और उन सब रूल्स को ब्रेक करने की सज़ा तुम्हें मिलेगी। ये बात तुम पहले से ही जानते थे। तुम्हें हमारी दुनिया के सारे रूल्स पता है, फिर भी उन रूल्स को पता होने के बावजूद तुमने उन रूल्स को तोड़ा है। क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो? विंग ने अपने हेड को डाउन किया और जस्ट नोट किया। उस अल्फा ने अपने रोप से एक स्क्रोल निकाला और अपनी रूड टोन में उस स्क्रोल को वो पढ़ने लगा। तुमने आज एक ही दिन में बहुत सारे रूल्स ब्रेक किए हैं और उन सारे हरकतों की तुम्हें आज सज़ा भी मिलेगी। मैं तुम्हें तुम्हारी सारी गलतियां बताऊंगा। अगर बाद में तुम्हें कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो तुम हमें बता सकते हो, नहीं तो तुम्हें अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट करनी होगी। इतना बोलकर वो अल्फा वो स्क्रोल पढ़ने लगा जिसमें फर्स्ट लिखा था, तुमने बिना बताए इस दुनिया में एंटर किया जिसकी तुम्हें कभी भी परमिशन नहीं थी। तुमने बिना किसी के परमिशन के इस वर्ल्ड में आने की गलती की है। इसका मतलब ये है कि तुमने उस दुनिया को धोखा दिया है और ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। दूसरा और तुम्हारा सबसे बड़ा आज का गुनाह, मना करने के बावजूद भी और वादा करने के बावजूद तुमने अपना वादा तोड़ा है। तुमने फिर से डार्क कल्टीवेशन को यूज किया है। तुमने अपनी डार्क स्पिरिचुअल वेपन चेंजिंग का यूज किया है जो तुम्हें मना किया गया था। ये तुम्हारा दूसरा और सबसे बड़ा गुनाह है। क्या तुम्हें ये सब मंजूर है? विंग ने अपने सर को नीचे करते हुए ही उन दोनों की तरफ बस नोट किया। उस अल्फा ने वो स्क्रोल बंद कर दिया और फिर से उस स्क्रोल को अपने रोप्स में रख दिया। उस अल्फा ने उस ओमेगा की तरफ देखा और उस ओमेगा ने भी उस अल्फा की तरफ देखते हुए एक नोट किया। तुरंत ही उस ओमेगा ने अपनी आंखों को बंद किया और कुछ मैजिक किया जिसकी वजह से अचानक वहां दो स्ट्रॉन्ग डिसिपल अपीयर हो गए और उनके हाथ में, उन दोनों के ही हाथ में दो स्ट्रॉन्ग वुडन लैश थे। उस अल्फा ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुमने उस दुनिया का एक और रूल ब्रेक किया है। इस दुनिया में आने के बाद तुमने एक इंसान को जान से मारा है, वो भी अपने ब्लैक कल्टीवेशन के थ्रू। इसीलिए तुम्हें इस बात की भी पनिशमेंट लेनी होगी। इतना बोलकर उस अल्फा ने उन दोनों डिसिपल्स को इशारा किया और वो दोनों डिसिपल्स विंग को वो लैशेस मारने लगे। सारे कल्टीवेटर्स तुरंत विंग की तरफ आने लगे। जियांग चैंग, जियांग फेंगमियान, मैडम यू, नी हुसैन, नी मिंग्याओ, सॉरी नी मिंग्याओ नहीं, मेंग्याओ, नी मिंजू और बाकी सब भी। और सबसे तेज भागने वाला था वांग जी। वो सबके आगे भाग रहा था। वो तुरंत उन दोनों के सामने आया और उसने वो करते हुए कहा, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। विंग ने कोई गलती नहीं की है। वो वेंचाओ वो बहुत बुरा था। उसने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को तबाह करने की कोशिश की, इसीलिए विंग ने उसे मारा। प्लीज प्लीज विंग को छोड़ दीजिए। उसकी कोई गलती नहीं है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। वांग जी लगातार उन दोनों के सामने बेग कर रहा था विंग को छोड़ने के लिए और वो दोनों डिसिपल्स ने वांग जी को टोटली इग्नोर कर दिया था। अब सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोग भी उन दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर उन दोनों ने भी विंग और उनके आसपास एक स्ट्रॉन्ग बैरियर क्रिएट कर दिया था जिससे कोई भी उस बैरियर के अंदर एंटर ना कर सके और विंग की सजा को इंटरैक्ट ना कर सके। वांग जी भी उस बैरियर के बाहर ही था और वो सारे कल्टीवेटर्स तो लगातार उन दोनों को विंग को छोड़ने के लिए बेग कर रहे थे, पर वो दोनों कल्टीवेटर्स किसी की भी बात मान ही नहीं रहे थे। विंग को
टोटल 50 लैशेस मारे गए और विंग अब बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था। विंग की सज़ा कंप्लीट होने के बाद तुरंत ही उस अल्फा और ओमेगा ने उन दोनों डिसिपल्स को रोक दिया जो विंग को सज़ा दे रहे थे, और तुरंत ही दोनों डिसिपल्स ने उन दोनों को मतलब उस अल्फा और ओमेगा को वो किया और वो वहाँ से डिसअपियर हो गए। विंग बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, उसके माउथ से ब्लड आ रहा था और वो लगभग अपनी अनकॉन्शियस स्टेट में था। उन दोनों डिसिपल्स ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम करीबन 2 महीने तक अपनी गोल्डन कोर यूज नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी गोल्डन कोर सील करनी होगी। तुम अपनी गोल्डन कोर सिर्फ तब यूज कर सकते हो जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, वो भी तुम सिर्फ अपनी प्योर एनर्जी को ही यूज करोगे। तुम अपनी डिमोनिक एनर्जी को यूज नहीं कर सकते। तुम्हें चेंचिंग को डिस्ट्रॉय करना होगा, वो भी तुरंत, और तुम इस बार अपनी रिकवरी के लिए अपनी गोल्डन कोर यूज नहीं करोगे। तुम तुरंत ही अपनी चेंचिंग को डिस्ट्रॉय करने के बाद अपनी गोल्डन कोर सील करोगे। विंग ने नोट किया और उसने तुरंत अपने रोप से चेंचिंग बाहर निकाली और विंग ने चेंचिंग को अपने हाथ में लिया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। विंग कुछ चैंटिंग करने लगा और तुरंत ही चेंचिंग विंग्स के हाथ से निकलकर हवा में विंग के सामने थी। विंग ने थोड़ी देर बाद अपनी आंखों को खोला और उसने एक तालिस्मा ड्रॉ किया और उसे चेंचिंग की तरफ थ्रो किया। तुरंत ही चेंचिंग धीरे धीरे करके डिसअपियर होने लगी, पर विंग के आसपास बहुत सारा ब्लैक स्मोक इकट्ठा होने लगा। ऑब्वियसली चेंचिंग विंग का डिमोनिक वेपन था, इसीलिए ऐसा हो रहा था। कुछ देर बाद चेंचिंग धीरे धीरे पूरी तरीके से डिसअपियर हो गई, पर विंग के पास वो ब्लैक स्मोक अभी भी और भी ज्यादा बढ़ रहा था। धीरे धीरे वो सारा ब्लैक स्मोक विंग के अंदर ही जाने लगा, जिससे विंग को पेन होने लगा। विंग अपनी सारी पावर यूज कर रहा था ताकि वो चेंचिंग को अपने अंदर पूरी तरीके से संभाले। इसी स्पिरिचुअल वेपन को डिस्ट्रॉय करना मतलब उस वेपन को अपनी गोल्डन कोर के अंदर कैद करना होता है। इसीलिए चेंचिंग उस ब्लैक स्मोक में कन्वर्ट हो चुकी थी जो विंग के अंदर जाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, ताकि वो विंग की गोल्डन कोर को एक्सेप्ट कर सके, मतलब विंग की गोल्डन कोर में वो पावर समा सके। और इसी वजह से विंग को दर्द हो रहा था। धीरे धीरे वो ब्लैक स्मोक विंग के अंदर ही पूरा समा गया और विंग का दर्द भी अब जाकर कहीं थोड़ा हद तक कम हुआ था। जैसे ही विंग के आसपास से वो ब्लैक स्मोक हटा, उन दोनों डिसिपल्स ने विंग को वो किया और मतलब उस अल्फा और ओमेगा ने विंग को वो किया और उन्होंने विंग को अपनी गोल्डन कोर भी तुरंत ही सील करने के लिए कहा। विंग ने नोट किया और तुरंत अपनी गोल्डन कोर को सील कर दिया, और जैसे ही विंग ने उसकी गोल्डन कोर सील की, वो दोनों डिसिपल भी वहां से डिसअपियर हो गए। जैसे ही वो डिसिपल डिसअपियर हो गए, तुरंत विंग के आसपास जो बैरियर था वो भी डिसअपियर हो गया और विंग जो अब तक बहुत ज्यादा वीक हो चुका था वो तुरंत ही जमीन पर गिर गया, क्योंकि अब उसमें बिल्कुल भी पावर नहीं थी। पहले तो वॉर, बाद में इतनी सारी इंजरीज, उसके बाद लैशेस और बाद में चेंचिंग को डिस्ट्रॉय करना, और उसके बाद उसकी खुद की गोल्डन कोर ही लॉक हो चुकी थी। तो अब उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी, वो जमीन पर गिर गया। और जैसे ही विंग गिरा, सारे लोग विंग की तरफ भागते हुए गए। ऑब्वियसली किसी को भी समझ में नहीं आया था कि वो दो लोग कौन थे और वो इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे थे, ये दुनिया वो दुनिया। ऊपर से उन्होंने विंग को किस चीज की सजा दी, क्योंकि विंग तो सही ही था, पर फिर भी बेचारे विंग को तो सजा मिल चुकी थी और उसकी हालत भी अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। सारे कल्टीवेटर्स ने मिलकर विंग को उठाया और बाद में वो तुरंत ही विंग को फिर से टेंट में ले जा गए। सारे हीलर्स फिर से विंग के आसपास थे। विंग अनकॉन्शियस हो चुका था और सारे हीलर्स विंग के वॉन्ड्स को ट्रीट कर रहे थे अपने अपने हिसाब से, पर विंग, उसकी बॉडी में अब कोई भी मूवमेंट थी ही नहीं। ऑब्वियसली कल्टीवेटर की गोल्डन कोर सील होने के बाद वो एक नॉर्मल ह्यूमन जैसे ही बन जाता है और विंग भी एक नॉर्मल ह्यूमन है फिलहाल के लिए। इसीलिए वो सब विंग की एक्स्ट्रा केयर कर रहे थे, क्योंकि कल्टीवेटर को तो उसकी गोल्डन कोर हील करती है, पर विंग की तो गोल्डन कोर ही सील है। इसीलिए विंग का ट्रीटमेंट बहुत आराम से और जल्द से जल्द करना होगा।
वरना विंग की जान को भी खतरा हो सकता है। सो है एवरीवन, अब इस एफएफ में कोई भी वॉर का पार्ट नहीं होगा। आई नो ये एफएफ बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रहा क्योंकि फर्स्ट पार्ट से इसमें सिर्फ वॉर 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 ही चल रही है, पर ये एफएफ मैंने लिखा ही कुछ ऐसा था और टू बी ऑनेस्ट ये मेरा फर्स्ट शियांग वांग एफएफ था जो मैंने सोचा था, इसीलिए ये मेरे लिए थोड़ा स्पेशल है। अब जो लोग शियांग वांग मोमेंट्स का वेट कर रहे थे, नेक्स्ट एपिसोड से आपको शियांग वांग मोमेंट्स देखने को मिल जाएंगे और अब ये स्टोरी विंग, वांग जी, मेंग्याओ, जियांग चैंग इन लोगों के आसपास घूमने वाली है, खासकर विंग और वांग जी के आसपास। सो गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।